किसान कानून को रद्द करने की मांग पर अरे देश के किसानों के समर्थन में अब तेजस्वी यादव भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। राजधानी पटना में राजद प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार के इस कानून को किसान और गरीब विरोधी करार दिया है। तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर सभी सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार अब किसानों को भी मजदूर बनाना चाह रही है। कृषि कानून को जीएसटी और नोटबंदी की तरह जन विरोधी बतलाते हुए तेजस्वी ने कहा कि जब सरकार कह रही है कि एमएसपी पर अनाज की खरीद होगी तो वह लिख कर क्यों नहीं देती है। कृषि बिल को लेकर के उसके विरोध में हम लोगों ने 25 सितंबर को सड़कों पर प्रदर्शन किया था। मैंने खुद भी ट्रैक्टर चलाने का काम किया था और ये विषय सिर्फ बिहार के सामने ही बल्कि पूरे देश के सामने आया। फिलहाल के दिनों में जब से ये मौजूदा सरकार एनडीए सरकार मोदी जी की सरकार चल रही है तब से आप लगातार देखेंगे जितने भी एयर इंडिया हो, रेलवे हो, आपके भारत पेट्रोलियम हो, सारी चीज़ों को जो है बीएसएनएल हो, एलआईसी हो, सबका जो है निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। हम बिहार के किसानों और किसान संगठनों से हम अपील करना चाहते हैं, चाहे वर्तमान का सवाल हो या आने वाली पीढ़ियों की बात हो या भविष्य की बात हो, हम सब लोगों से अपील करेंगे कि इस काले कानून के खिलाफ आप सब लोग सड़कों पर आए और इस आंदोलन को आप मजबूत करें। आप चाहे देखेंगे, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, सारे किसान जो हैं, चाहे वेस्टर्न यूपी के हो, देश भर में किसानों में बड़ी नाराजगी है मौजूदा सरकार से। और ये वही सरकार है जो 2022 तक वादा किया है कि किसानों का जो है आय जो है दोगुना किया जाए। अब ये किसी के समझ के पड़े हैं कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन, जो आपका मूल्य जो है, उसको ही समाप्त करने के बाद किसानों का आय दोगुना कैसे होगा। और हमने कई बिंदु बार बिल के कमियों को हम लोगों ने उजागर किया था, हाईलाइट किया था आप ही लोगों के सामने। एक सेक्टर जो एग्रीकल्चर का, जो कृषि का जो बचा हुआ है, उसको भी प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। इसमें आप देखिएगा, ये सिर्फ प्राइवेट हाथों में सरकार के लिए इसलिए दिया जा रहा है कि डायरेक्ट खरीद फरोख्त कृषि से करेंगे, कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से। ये किसानों के लिए बेहतरी के लिए है, ये सरकार का ऐसा कहना। हम सब लोगों ने पिछले सारे कानूनों को देखा, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, सारे फैसलों को हम लोगों ने देखा। ये सरकार हमेशा आके कहती है कि इनके फायदे के लिए है, लेकिन फायदा जब 4 साल बाद, 5 साल बाद पूछा जा रहा है तो कहने की स्थिति में नहीं है सरकार, जवाब नहीं देना चाहती है, मुद्दे से भटकाना चाहती है। और इस साफ उसी तरीके का कानून है कि आपको पूरी तरीके से ठगा जा रहा है। ये किसान विरोधी बिल है, जहां सबसे बड़ा जो किसानों का जो डिमांड अगर आप देखेंगे तो एमएसपी को लेकर के, कि सही मूल्य जो है फसल का वो किसानों को मिलना चाहिए। बड़ी संख्या में किसानों का हम लोगों ने सुना है कि आत्महत्या
कर रहे हैं, कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में ऐसा कानून लाना, क्योंकि देश का किसान मौजूदा सरकार के आने के बाद बेहद कमजोर हो चुका है और हमारा देश जो है पूरी तरीके से एग्रीकल्चर में सेक्टर पर डिपेंडेंट, लगभग 70 से 80% देश का हिस्सा या बिहार का हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। जो अन्नदाता है, जो हमको आपको सभी लोगों का पेट पालने का काम करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए ऐसा कानून बनाना जो है हम समझते हैं कि देश के खिलाफ है, हमारे किसानों के खिलाफ है। और हमने 25 सितंबर को हम लोगों ने सड़कों पर आकर के प्रदर्शन किया। अभी आप सब लोग देखते होंगे कि किसान जो है सरकार से बातचीत चल रही। कानून बनाने से पहले एक बार परामर्श कर लेना चाहिए। सरकार ने नहीं की, सबसे बड़ी भूल। अब एक दिखावटी एक स्क्रिप्ट प्ले किया जा रहा है कि सरकार जो है किसानों के हित में। जब सरकार कह रही है कि एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, तो लिखित तौर पे हमारे किसान भाइयों को क्यों नहीं दिया जाता? लिखित में क्यों नहीं दिया जाता? कल भी हम लोगों ने देखा कि बातचीत का दौर तो है वो चला, लेकिन किसानों ने ना तो पानी वहां का पिया ना तो खाना खाया। और इस तरह सरकार ने व्यवहार किया। जब आप पीसफुली आप कोई आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या क्या जो है लाठी से लेकर के, आंसू गैस से लेकर के, पानी के बौछारों से लेकर के इस आंदोलन को कमजोर रोकने की पूरी साजिश है। ये अपने ही लोग हैं किसान, जो सबका पेट पालने का काम करते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। हम लोग सब लोग जानते हैं कि बिहार में जहां एपीएमसी का सवाल है, जो मंडियों की सवाल है, वो 2006 में ही जो है रद्द कर दिया गया। अभी आप देखिएगा बिहार के किसान जो है पलायन करने पर मजबूर है। अब तक किसानी छोड़ दिया हो, मजदूर बन चुके हैं। मजदूरों की ऐसी स्थिति है कि बाहर पलायन करना पड़ रहा है उनको बड़ी संख्या में। इसमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सब लोगों का फटकार आया, फिर भी ये सरकार जो है रोजगार नहीं दे पाई। अब जब मंडी जब खत्म हुआ तो इससे किसान हमारे कमजोर चलते रह गए। जो मूल्य जो सही मिलना था वो नहीं मिल पा रहा। अभी बिहार में 2 चीजों का ही एमएसपी है, 2 फसलों का। अभी धान की बात चल रही है, हम लोगों ने विधानसभा में भी इस बात को उठाया, पूरे विपक्ष के लोगों ने गोलबंद होकर के। अब धान की कीमत क्या है? मिनिमम जो है एमएसपी का अगर बात किया जाए तो 1850 रुपए है। कहीं भी बिहार में धान की खरीद नहीं हो रही। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। हालांकि इसकी विधिवत घोषणा 7 दिसंबर को होगी और उसी दिन सुशील मोदी को जीत का प्रमाण पत्र भी मिलेगा। वहीं दूसरी ओर सुशील मोदी को चुनाव मैदान में चुनौती देने के लिए खड़े हुए निर्दलीय प्रत्याशी श्याम सुंदर प्रसाद का नामांकन रद्द हो गया है।
देश में जारी कोरोना महामारी और वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुरुवार को एक सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने भाग लिया। इसके अलावा विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेताओं ने भी इसमें भाग लिया। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की नज़र कम कीमत वाली सुरक्षित वैक्सीन पर है और इसलिए स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया की नज़र भारत पर भी है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनियों की हरी झंडी मिलने के बाद टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। वैक्सीन की कीमत पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन की कीमत पर राज्यों के साथ चर्चा जारी है। जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही दाम तय किए जाएंगे। मोतिहारी जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और साथ ही सदर अस्पताल में लगाए गए RT-PCR मशीन का अवलोकन किया और शीघ्र चालू कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने आई हॉस्पिटल और रोगी वार्ड पीकू वार्ड का भी निरीक्षण किया। रोगियों से उनके स्वास्थ्य अस्पताल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वास्थ्य सेवा के बारे में जानकारी ली। ड्यूटी पर तैनात मेडिकल स्टाफ और उपाधीक्षक अस्पताल के रोगियों को ससमय दवा, भोजन आदि उपलब्ध कराने का भी उन्होंने निर्देश दिया। देखिए, आज यहाँ पे जो निरीक्षण हुआ था, ये निरीक्षण प्रस्तावित था, फिर भी जो है कुछ पदाधिकारी, कुछ कर्मी और कुछ डॉक्टर जो है यहाँ पे अनुपस्थित पाए गए। इस संदर्भ में कुछ डॉक्टर्स के ऊपर जो है कार्रवाई की जा रही है। उनको सेवा मुक्त करने के लिए अनुशंसा जो है प्रधान सचिव महोदय को की जाएगी। साथ ही में एक दो सीनियर ऑफिसर्स DPO स्तर के पदाधिकारी भी नहीं है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन साहब को चेतावनी दी है, वो अपने स्तर से एश्योर किए हैं हमको इस मीटिंग में कि हम यहाँ बेहतर व्यवस्था करेंगे। और जो आप लोगों की समस्या है, जो आपने बताया कि पोस्टमार्टम हो या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में इशू प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या सर्विसेज दवाई कभी कभी नहीं मिल रही है, इस पर भी माइन्यूटली देखने की जिम्मेवारी इनको दी गई है। और रोस्टर जो है पब्लिकली यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स आते हैं उनको पता नहीं चलता है कि कौन डॉक्टर है। तो डॉक्टर पता होना बहुत आवश्यक है। उनके नंबर्स भी जो है यहाँ पे रखे जाएंगे और अटेंडेंस का एक मैकेनिज्म यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, ताकि कोई भी यहाँ पे पेशेंट आता है तो उसको कम से कम वो डॉक्टर से बात हो, डॉक्टर उनको चेक करे तो अटेंडेंस यहाँ पे लिया जाएगा। क्योंकि शिकायतें ये भी मिल रही है कि डॉक्टर्स बाहर से आ रहे हैं बहुत सारे, तो अपना जो समय है उस समय पे उनको यहाँ पे उपस्थित रहना है, अन्यथा जो है जो कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। इसके अलावा भी जो है जो पैरामेडिकल कॉलेज हमारा यहाँ पे बन रहा है उस पर भी ये किया गया। कॉलेज ऑफ फिजिशियन और सर्जन का जो भी है उसको भी विचार किया गया है, उसके ऊपर भी कुछ निर्णय लिए गए हैं। साथ में इसका बाउंड्री वॉल, नाले के भी इश्यूज है, पीछे गेट नहीं है जहाँ से असामाजिक तत्व अंदर आते हैं हॉस्पिटल में, तो वो भी जो है हम क्योंकि भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर्स की काफ़ी व्यवस्था है, तो अन्य विभाग से जो है लिफ्ट वो, हाँ, क्योंकि बिल्डिंग जो है डिसेबल फ्रेंडली होना चाहिए था, तो उसमें लिफ्ट का प्रावधान है लेकिन लिफ्ट लगी नहीं है, सेक्शन उन्होंने छोड़ दिया है। अगर उसके लिए हम अधियाचना करेंगे ये BMD SICL से, तो वहाँ से जो है हमको आश्वस्त किया गया है कि हम जो है इसमें लगाएंगे निश्चित। और बाकी भी धीरे धीरे जो है हम यहाँ पे सुधार करने की प्रयास करेंगे। जीविका के लिए भी यहाँ पे एक कैंटीन उपलब्ध कराएंगे, ताकि जो लोग आते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको जीविका की दीदियाँ जो है सही दाम में जो है और सही मात्रा में जो है खाना यहाँ पे या और जो कैंटीन की सुविधा है वो भी दे सके। आई हॉस्पिटल में कुछ संसाधन नहीं, इसके लिए आई हॉस्पिटल का भी जो है इन्वेंट्री बनाने के लिए इनको कहा गया है, और जैसे ही जो संसाधन उनको चाहिए वो भी उनको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबियों की मौज कम नहीं है। रोहतास जिला के विभिन्न चौक चौराहों पर शाम ढलते ही एक न एक शराबी तमाशा करते आपको मिल जाएंगे। करहगर थाने के पास बाजार में गुरुवार की शाम एक पियक्कड़ नशे में धूत होकर गाली गलौज करते देखा गया। लोग उससे बचते नजर आए, लेकिन वह शराबी है कि मानने को तैयार ही नहीं है। नशे में सूझबूझ पूरी तरह से खो बैठा है और तस्वीर लेने पर संबंधित पत्रकार पर ही भड़क जाता है। गाली गलौज और देख लेने की धमकी देता है। यह पूछने पर आखिर शराब आखिर मिली कहां से, तो पियक्कड़ और भड़क जाता है। वो काफ़ी देर तक बाजार में घूम घूम कर लोगों को परेशान करते रहा।
लेकिन कहीं कोई इसे रोकने वाला नजर नहीं आया। ना वीडियो क्या बनी में झटिया ना बनी और भाई कराकर थाना है। माल कहाँ मिलल? हमारा को मिली तरह के हाँ वीडियो हमने कहाँ मिलल? शूटिंग आप करा हाँ जगह सर दिए कहाँ कर भैया? हाँ रोहतास जिले के नोखा थाना अंतर्गत पूरब टोला गांव में मियारी बाजार के पास आपसी रंजिश में हुए मारपीट में 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि रमेश राम और उमा शक्कर राम के परिवार के बीच पुरानी रंजिश चल रही है। दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं, लेकिन पुरानी रंजिश के कारण आरोप है कि रमेश राम के परिवार के लोगों ने उमाशंकर राम के परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। हाथ पैर बांधकर मारपीट कर घायल करने का आरोप है। बताया जाता है कि 3 लोगों को लाठी डंडों से और एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हमला कर घायल किया गया है। मामले में नोखा थाने में केस दर्ज करा दिया गया है। फिलहाल घायलों की स्थिति चिंता से बाहर बताई जा रही है। दलाल पर जा रहे थे, वो हम लोग का घर पर था, बीच में उनका घर है, वही वो मरे लगे। हला किया, जब हला किया तो हम लोग पर गए, क्या बात हो गया, फिर उसको हाथ बोलता है घर में ढकेल के दंड कर दिया। किसके द्वारा मारपीट किया गया? रमेश रजवार काहे लिए? पहले का कुछ मैंने जोड़े एक बार हुआ था, तनी बनी थोड़ा मोड़ा कुछ हो, उसी के चलते अब। ये कौन है रमेश रजवार? कौन है आपके? मेरे को गोतिया लग रहा। अच्छा, लेके कितने लोग घायल हैं? 4 लोग। कितने लोग के द्वारा मारपीट किया गया है? उन लोग घायल, उसमें 5-6 आदमी अपने, उनके लड़का लड़की सब, अब बहू अथी मैंने उनकी पत्नी, वही सब मिलकर के 6-7 लोग है, वही मारा है। हम लोग उसे छत पर भरे, उसको बचाने के लिए गए था, हम लोग पर 2 ईंटा पकड़ दिए। कौन लगते हैं आपके घायल जो हैं? भतीजा लगते हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम उमा शंकर है। कितने लोग घायल हैं इसमें? 4 लोग। क्या नाम आपका? हमका हमारा उमा शंकर है। कहाँ की घटना है ये? मानीपुर टोला पोस्ट मियारी बाजार थाना में। थाना को सूचना दिए थे? हाँ, थाना में से रेफर किया है। केस भी हुआ है क्या? केस लिखाया है। कितने लोग के प्रति? 7-8 है। तो केस लिखाने वाला घरे पर नहीं है, जो घायल है वो वहीं है। केस लिखा हम लोग इसको लेकर अपील में चले हैं। कितने लोग घायल आप लोग? 4 लोग। खबर रोहतास जिला के करहगढ़ से है, जहां बुघारा गांव में रिश्तेदारों के बीच पारिवारिक विवाद में मां बेटे को मारपीट कर घायल कर दिया गया। दोनों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि रिश्तेदारों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश में मां बेटे पर ही हमला कर दिया गया, जिससे दोनों घायल हो गए। इस संबंध में करगहर थाना में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सर मारपीट ये हमसे लड़ाई हुआ था उन चाचा से। तो जब चाचा से हमसे लड़ाई हुआ तो चाचा ने सर पूरे अपने परिवार को सुबह अपना मीटिंग बना लिया था डंडा लाठी लेकर। तो सुबह में 4 बजे ही उठकर वो गाली गलौज करने लगा माँ के साथ। तो सर घर में घुसकर माँ खाना बना रही थी तो माँ को मारा और हमें भी मारा था सर। और बताइए कि वो धमकी भी दे रहा है कि वो लोग आएगा तो जान से वो लोग का मार देंगे, पैसे वैसे का धमकी दे रहा है कि अभी एगो पैसे का बोड़ा का मुंह खोले हैं। पर बताइए सर कि प्रशासन भी उतना 2 तारीख से घटना हुआ है, एक बार भी गांव में पुलिस अभी तक नहीं गई। कैसे हुआ था घटना? किस चीज़ को लेकर हुआ था? बच्चे से हुआ था सर, मेरे से ही हुआ था चाचा से।
कितने लोग घायल हैं? सर हम लोग 2 घायल है, एक माँ का बुरी तरीके से वो घायल है और हमें भी सर छाती में यहाँ पर चोट है, पैर में चोट है और हड्डी में दर्द है। कितने लोग के द्वारा मारपीट किया गया था? वो लोग 5 थे। वो लोग 5 थे सर, हम लोग 2 थे, माँ और हम दोनों। थाना में FIR किए हैं क्या? वो लोग जबरदस्ती मारा था सर। थाना में FIR किए हैं क्या? हाँ, थाना से केस चल रहा है। रोहतास के कराकट से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अब्दानी बिघा गांव में दोहरी हत्या का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि गुरुवार की देर शाम सुमन नामक एक शख्स को गोली मार दी गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि जब वो अपने घर की तरफ जा रहे थे तभी पहले से घात लगाए लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया, जिससे मौके पर ही सुमन की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर जब अपने परसर गांव की तरफ भाग रहे थे तो ग्रामीणों ने लल्लू को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक तो मार के फेंक दिया, मार के चला गया था। दूसरे में है जो फिर कैसे क्या हुआ, हम तो गए नहीं हैं और हम आए हैं यहाँ। तो मतलब कैसे, मतलब क्या लगने से, गोली लगने से हुआ है या मारपीट के दौरान मौत हुआ है? कैसे हुआ है, क्या हुआ है? सुन रहे कि एक के गोली लगा है। एक ही गोली लगा है? सुने थे। अच्छा, परिजन तो बता रहा है कि दोनों को गोली लगा है। वो बता सकते हैं, ये तो सुनने में तो एक लगा था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। ये कहाँ की घटना है? ये आपको अवधानी विभाग का है। अच्छा, मैंने किस चीज़ को लेकर के मारपीट ने वो हत्या हुई है? कहते हैं कि पैसा के बारे में कहीं 20,000 के टका के बारे में बता रहे थे। घटना हुआ हम तो जानते नहीं, हम तो गाड़ी चलाने गया। तो उसके बाद हम घर आया तो छोटा बच्ची तो इसी के लड़की था। तो वो कहा कि अपना मीट ले जा था। तो उसका पापा भी आया, ले चलो आ गया पीछे से। तो इसी में कहा कि वो लड़की आके बोला कि पापा के खींच के मारा था बन जाए। तो लड़की हमसे बोल दिया। तो हम लोग अपना सीधा परिवार के मारा था भाई। तो मुझे तो सुनते हैं कि मर्डर हो गया। क्या नाम है मृतक का? किसका? मृतक क्या नाम है जिन मौत हुआ है? लल्लू यादव। कौन है आपके? उसका हम पापा हैं। अच्छा, घटना क्या था? पहले से विवाद था क्या कुछ? पहले से तो हम नहीं जानते, अपना दोस्ती कर्म था। अब बीच में क्या हो गया अब हम तो नहीं जानते हैं। गाड़ी छकड़ा अपना चला। क्या नाम आपका? हमारा श्री भगवान यादव। अच्छा जी, तो ये किस तरह से इनकी हत्या हुआ है? अब ये अपना हमारा घर है परसर। वो मीट वो जी बेचता है मीट। तो मीट ले गाय ले उसका लड़की था, उसी ले आया। अपना वही बोला कि पापा को मार रहा है बाबा। तो हम कुछ की तो जी जहाँ से मीटवा दिले बन जाओ जी के। तो बोले कि तो हम जाते हैं तो ये अपन सब घटना हो गई। तो फिर आदमी बतावल कि लाश से वो बिगल बा। तो देख के फिर अपन ओजी अपन थायर अपन कैलन जाए। फिर भी हम कहने की जगह तब फिर सुदामा सिंह रहन। तो मारपीट के दौरान मौत हुआ है या गोली लगने से मौत हुआ है? जी हाँ, अभी गोली लगा है। सब जो मीट करता है उसी से सब मरा है। सासाराम में सरकारी भवनों के निर्माण में लगातार अनियमितता सामने आ रही है। ताजा मामला सासाराम के सदर अस्पताल परिसर में बने ट्रामा सेंटर का है, जो उद्घाटन के चंद दिनों के बाद ही भवन में कई जगह दरारें आ गए हैं और दरवाजा चौखट चटक गए हैं। बता दें कि करोड़ों की लागत से सासाराम के सदर अस्पताल परिसर में ट्रामा सेंटर का निर्माण किया गया है।
बिहार मेडिकल सेवा और ढांचागत संरचना निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। सितंबर महीने में सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन भी कर दिया। पिछले सप्ताह इस भवन का उपयोग भी शुरू हो गया है, लेकिन चंद दिनों में ही इस भवन के कई भागों में दरारें देखी जा रही हैं। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर भगवान सिंह ने बताया कि सिविल सर्जन स्तर से इसकी शिकायत की गई है। मैनेजर को कहा जाएगा कैसे ठेकेदार बनवाया है, कैसे मिला है, तो कहना बड़ा मुश्किल है। अब जो बना है अब उसी को ठीक कराना है। तो सर आपको क्या जानकारी मिला उसके बारे में? जानकारी मिला है, हम देखे हैं अपने कि वहाँ दरवाजा टूटा हुआ है, कब्जा वब्जा सब निकल गया है, लकड़ी की सड़ी हुई है। अब मैनेजर आते हैं उसको। सर उद्घाटन कब हुआ था इसका? उद्घाटन तो बहुत पहले हुआ था ना, उद्घाटन तो पहले ही हुआ था, 4 दिन से ही वहाँ काम शुरू हुआ। ये क्या चीज़ है सर? ट्रॉमा सेंटर है। अच्छा। तो ट्रॉमा सेंटर इसका बाद में हम लोग देखे, किसी को पता नहीं है कौन बनाया, कैसे बना, किसी को तो पता नहीं है, न हम नहीं है, न हमको, न सीएस को, किसी को नहीं। बाद में देखा गया कि ये 2 मंजिल बनता था, तो ये अपूर्ण है अभी। और उसमें कार्डियोथोरेसिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, मैंने कार्डियोलॉजी सबकी पोस्टिंग होनी है, तभी ट्रॉमा सेंटर सुचारू रूप से चल सकता है। इसके लिए सरकार को लिख दिया गया सिविल सर्जन पर। फारबिसगंज पुलिस ने विभिन्न लूटकांड मामले में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आदर्श फारबिसगंज थाना के डीएसपी गौतम कुमार ने एक प्रेस वार्ता कर उक्त घटनाओं में शामिल अपराधियों का लिस्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में पिछले कुछ माह में हुए लूट, छिनतई आदि की घटना को लेकर फारबिसगंज और सिमराहा थाना मामले में दर्ज किया गया था, जिसको लेकर अररिया एसपी हृदयकांत के निर्देश पर फारबिसगंज डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके तहत पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 भागने में सफल रहे हैं। बरामद कर लिया गया है। अन्य काउंटरमेल की संलिप्तता की जांच चल रही है। लूट और चोरी की घटना में बेतहाशा हाँ, कुछ पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है, बेतहाशा वृद्धि तो नहीं लेकिन बढ़ी है, जिसको फारबिसगंज पुलिस ने बहुत चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है और बड़ी प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने उस कांड में लगकर एक टीम का गठन करके सारे अपराध कर्मियों को पकड़ा है और माल भी रिकवरी की है। और इस दिशा में और भी तेजी से कार्रवाई चल रही है। कुछ दिनों में नरपतगंज में सुने अपराधियों ने आपके ऊपर फायरिंग किया, वो एक अलग घटना है। उसमें एक सूचना थी कि वहाँ अपराध कर्मी आर्म्स की डील चल रहा है, तो हम लोग गए थे, तो रेड वहाँ के लोग स्थानीय थाने के साथ संपर्क करके एक रेड किए, तो अपराध कर्मी की तरह गोली चलाई गई। कितने राउंड गोली चलाई अपराधियों ने? 1-2 राउंड गोली चली है। पुलिस की ओर से भी गोली? नहीं, पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं। कितने अपराधी पकड़े गए? अभी तक अपराधी उसमें 4 पकड़े गए हैं। हथियार एक बरामद हुई है, मैगजीन है, गोली है और उसका प्लस जो फायरिंग किया उसका खोखा भी बरामद। क्या लगता है पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है? हाँ, पुलिस के लिए एक उपलब्धि है, लेकिन बड़ी उपलब्धि नहीं कर सकते, शुरुआत भर है, देखते हैं आगे क्या होगा। गया में एक बार फिर जिला पुलिस और एसएसपी के जवान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों की साजिश पर पानी फेर दिया है। नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में विस्फोटक और बम बरामद किया है। घटना कोच थाना इलाके के इस्माइलपुर स्टेशन के समीप की है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने बखोरी हाई स्कूल के पास झाड़ी में छुपाकर रखे विस्फोटक को बरामद किया है। बेल्ट्रॉन के माध्यम से बहाल किए गए डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के अभ्यर्थियों ने रिक्ति के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और अपने अपने नियोजन की मांग की। इन लोगों का कहना है कि अप्रैल 2019 में बेल्ट्रॉन के माध्यम से आवेदन निकल गया, उन लोगों का दिसंबर में परीक्षा भी दिया गया, मार्च 2020 में इसका परिणाम भी आ गया, जिसमें 7,311 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, लेकिन रिक्तियां नहीं रहने के कारण उन लोगों की बहाली नहीं हो सकी है। जिला के विभिन्न कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के खाली पदों पर वे लोग अपनी बहाली चाहते हैं, जिसको लेकर वे लोग जिला से रिक्तियां जारी करने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा।
वेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग से वेल्ट्रॉन के ज्वाइनिंग से रिलेटेड हम लोग 7311 पास आउट कैंडिडेट्स हैं। 1 साल से ज़्यादा हम लोग का हो गया, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। हम लोग वेल्ट्रॉन ऑफिस गए थे, बट वहाँ पे भी बोला गया कि आपका होगा, अभी तक हुआ नहीं। तो बोले लोग कि अपने डीएम सर के पास जाइए और वहाँ पे बोलिए और उनसे जो रिक्ति है उनको फिल करने के लिए। तो यहाँ पे आए हैं हम लोग लेटर देने के लिए। एक बार और लेटर दे चुके हैं, बट उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। किस विषय संबंधित ये था वेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग? डाटा एंट्री ऑपरेटर का था। क्या नाम आपका? निशु कुमार।